किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि रबी का सीज़न चल रहा है और आप सब रबी की जो फसलें हैं अपने खेतों में उनके अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो रबी में कौन कौन सी फसलें हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस किस प्रकार के हमें जो गतिविधियां हैं खेतों में क्या क्या ध्यान रखना है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं इस सीज़न में। तो इन्हीं सब चीज़ों पर, समसामयिक चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा के अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर आई.एम. खान साहब। मैं डॉक्टर आई.एम. खान साहब का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। यहाँ यह भी उल्लेखनीय मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में एक चीज़ कि डॉक्टर साहब का जो विशेषज्ञता है वो है पादपकायिकी विभाग, पादपकायिकी अर्थात प्लांट फिजियोलॉजी। आपका पिछले लगभग 3 दशकों का अनुभव जो है विभिन्न प्रकार की फसलें, उनके अलग अलग सीड्स, बीजोपचार वगैरह के बारे में डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है, उनका विशेषज्ञता है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और उनकी कौन कौन सी वेराइटीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसा कि इस वक्त रबी का सीज़न चल रहा है, हमारे किसान भाई सब जानते हैं। मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में रबी में मुख्य फसल के रूप में गेहूं, चना और कुछ जगहों पर मसूर तथा कुछ स्थानों पर अलसी की भी फसल ली जाती है। ये प्रमुख फसलें हैं जिनका कि हमारे प्रदेश में रबी में किसान भाई लगाते हैं और इसी से उत्पादन लेते हैं। जहाँ तक गेहूं की प्रमुख किस्मों का सवाल है, मुख्य रूप से इसमें गेहूं के अंदर असिंचित, सिंचित और अर्धसिंचित 3 प्रकार की होती हैं जी। जैसे असिंचित के अंदर C306 प्रकार जो है गेहूं की किस्म, ये बहुत ही अच्छी होती है और चपाती इत्यादि के लिए ये बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। अर्धसिंचित में JW 3211 और JW 3288 ये 2 किस्में हैं जो अर्धसिंचित का मतलब है किसान भाई के पास अगर 2 पानी भी अगर है तो यहाँ पर ये फसल, इसमें गेहूं की फसल अच्छे से हो जाती है। कम पानी की उपलब्धता भी है जी। 2 पानी भी अगर हमारा किसान भाई दे पाता है तो उसमें यहाँ पर ये अर्धसिंचित श्रेणी के अंदर गेहूं ले सकते हैं। सिंचित अवस्था की जो प्रमुख किस्में हैं उनमें GW 322, GW 366 और HI 1544 ये बहुत ही लोकप्रिय किस्म है और हमारे मध्य प्रदेश का और इस नर्मदापुरम और विदिशा और भोपाल संभाग का ये बहुत ही ज़्यादा रकबा इस 1544 HI से किसान भाई इसमें लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी JW 1201, 1202 और 1203 ये 3 किस्में बहुत ही अच्छी जो सिंचित अवस्था में ली जा सकती हैं। कितने पानी की सर इनको आवश्यकता होगी डॉक्टर साहब? जनरली कितना पानी देना होता है? रूप से गेहूं में 5 पानी तक अगर पानी की पर्याप्त उपलब्धता है तो 5 पानी दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले गेहूं लगाने के 21 से लेके 25 दिन के बीच में प्रारंभिक जड़ निकलती है जिसको हम क्राउन रूट अवस्था कहते हैं, अंग्रेजी में इसको CRI अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में पानी अगर मिल जाता है तो उसकी कल्ले फूटने की क्षमता, उसकी बढ़वार की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो पहला पानी अगर हमें 20 से 25 दिन के पास मिल जाए तो गेहूं की फसल अच्छी होती है। उसके बाद जब उसमें कल्ले दूसरे निकलना शुरू होते हैं जी। उस वक्त दे दें किसान भाई। तीसरा, जिस वक्त वो गभोट में होता है यानी फूल आने के पहले, बाली की अवस्था, बाली निकलने के पूर्व की अवस्था है ये कि उसके बाद फिर बाली निकलती है, तो इस वक्त भी अगर एक पानी दे देते हैं, तीसरा पानी, तो बहुत अच्छा होता है। और चौथा पानी फूल आते समय दे दें। और अगर और किसान भाई के पास पानी है, 5वां पानी भी अगर देने की स्थिति में है वो, तो फूल आने के बाद जब दाने भरने की अवस्था होती है, जब दाने अच्छी तरीके से भर जाएं, उस वक्त भी अगर पानी एक मिल जाए तो वो सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है। अगर नहीं है तो किसान भाई चौथा पानी फूल आने की अवस्था में भी देते हैं, उस वक्त भी उत्पादन उनका हो जाता है। तो ये पानी की उपलब्धता के ऊपर है, उसी प्रकार से इनकी किस्में उपलब्ध हैं। मतलब 4 से 5 पानी पर्याप्त है। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो 5 भी दे सकते हैं, अन्यथा 4 में भी हो जाएगा काम। और पहला आपने बताया कि 3 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद, बोनी के 3 सप्ताह बाद। इस वक्त अगर पानी देते हैं, ये
अगर किसी किसान भाई के पास कम पानी है तो इस अवस्था में ज़रूर दे। आगे फिर कुछ उनको बरसात में पानी मिल जाता है, जैसे कि विंटर रेंस जिसको कहते जी। हैं, दिसंबर और जनवरी के आसपास एक आध पानी प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, तो भी फिर उसकी फसल अच्छी तरीके से हो जाती है। तो बात हुई कि मावठा अगर गिर जाता है तो हम 2 या 3 पानी में भी काम चला सकते हैं, अन्यथा 4 पानी तो कम से कम हमें देना चाहिए, ताकि हमारी जो यील्ड है, उत्पादकता है, वो बढ़ जाए। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई बहुत सारे शिकायतें आती है कई बार इस तरह की कि गेहूं में बहुत सारा रोग लग गया किसी तरह का, पत्तियां खराब हो रही है, जोड़ों में कुछ हो रहा है, या जब गभोट पर है उस समय कुछ बीमारियां लग रही है। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो बीमारियां हैं विभिन्न अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोई किसान भाई बता रहे थे कि जड़ों में कुछ रोग लग रहा है जिससे गेहूं सूख रहा है उनका, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अभी गेहूं में वैसे ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं। गेहूं की एक ऐसी फसल है जिसमें कीड़े बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। फिर भी कुछ कुछ स्थानों में देखने को मिला है कि वहाँ पर इस किस्म की समस्या जो आप बता रहे हैं, इसमें पौधे पीले पड़ रहे हैं जी। और कुछ जगहों पे जड़ माहू का भी प्रकोप देखने को पाया गया है। ये पहले मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं होती थी। विगत 1-2 वर्षों से ये शिकायत सुनने को मिल रही हैं। तो इसमें थोड़ा किसान भाई सतर्क रहें, पहले से इसका बीज उपचार अच्छे से भी कर लेते हैं जी। तो भी जो है इसकी समस्या नहीं रहती है। और उसके बाद फिर उनमें अगर कुछ रासायनिक दवाएं भी डाली जा सकती हैं। उसमें कोई भी कीटनाशक, जो भी हमारे प्रचलित कीटनाशक हैं, उनका भी अगर प्रयोग कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से इसको नियंत्रण किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें जो है खरपतवार की समस्या रहती है। गेहूं के अंदर खरपतवार निश्चित रूप से काफ़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी कई बार। चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, ये और एक आपने सुना होगा कि वो गेहूं का मामा कहते हैं, कई जगह पर उसको गुल्ली डंडा भी कहते हैं। इस प्रकार के खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है। ये घास है और जो फसल को अपने दबा देती है। तो जिन खेतों में अगर ये है तो इनको अगर हो सके यथासंभव तो हाथों से निकलवाएं, अन्यथा इसके लिए फिर कुछ रासायनिक खरपतवार रसायन उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग करके भी निकाला जा सकता है। आरंभिक अवस्था में हाथ से निकाला जा सकता है, अन्यथा फिर जब अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो रसायन का प्रयोग भी करना लाभकारी होगा जी। उसमें मुख्य रूप से अगर चौड़ी पत्ती वाले हैं, खरपतवार है जी, तो वहाँ पर मेटसल्फ्यूरान मिथाइल नामक दवा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर मेटसल्फ्यूरान मिथाइल। किसान भाई इसको नोट कर लीजिए, अगर आपके पास ये परेशानी है, आपके गेहूं में इस तरह की समस्या आ रही, चौड़े पत्ते का जो खरपतवार अगर है, तो डॉक्टर साहब ने जो बताया उसका इस्तेमाल आधा लीटर प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं। आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका छिड़काव। इसके अतिरिक्त कुछ सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार गेहूं के खेत में देखने को मिलते हैं, अकड़ी इत्यादि जो कहलाती हैं जी। तो इनका नियंत्रण करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान नामक दवा, इसका करीब 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से अगर इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक और दवा है आइसोप्रोटुरान, इसका 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं, इसका घोल बना के इसका छिड़काव करते हैं, तो इससे भी ये सकरी पत्ती वालों के लिए जी। तो दोनों ही किस्म के खरपतवारों का नियंत्रण इसमें हो जाता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन
क्षमता। बीजोपचार कैसे होगा, पानी जो वाटर मैनेजमेंट है, सिंचाई कितनी करना है, कब करना है और किस अवस्था में करना है वो, और एक बड़ी समस्या जो हम कई बार फेस करते हैं कि हमें खरपतवार को कैसे निकालना है, किस प्रकार से उन पर नियंत्रण हो ताकि हमारी उत्पादकता जो है, ईल्ड जो है वो अच्छी हो, हमारे किसान भाई को लाभ मिले। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ अभी जो हमारे एरिया में है, जो किसानों का बड़ा लोकप्रिय फसल है, वो है चना, क्योंकि हमारे प्रदेश में चने का उत्पादन पर्याप्त होता है। गेहूं के बाद दूसरा जो चने का ही नंबर आता है। तो चने का जो है अलग अलग किस्में कौन कौन सी है जो हमारे यहाँ अच्छी पैदावार देती है, और इनमें किस किस प्रकार के रोग आ सकते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में विस्तार से बताइए हमारे किसान भाई। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। चने की हम चर्चा करें इसके पहले थोड़ा सा चर्चा गेहूं की भी और हम साथ में बताना चाहेंगे जी। वो है इनके लिए जो खाद है, यानी उसका जो फर्टिलाइजेशन, उर्वरक का प्रबंधन भी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से हमारी जो गेहूं की किस्में हैं उसमें जो उर्वरक देना है वो 120, 60 और 40, 120, 60, 40 ये नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश, इस अनुपात में इनको देना है। और साथ में जिंक का भी इस्तेमाल करना है। हम यहाँ बहुत प्रायः देखा जा रहा है कि जिंक की हमारे जो मिट्टी है उसमें कमी हो गई है, तो 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक का भी अगर मिट्टी में मिलाते हैं साथ में तो उससे लाभ होता है। 5 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक की मात्रा। और जो गेहूं है तो गेहूं में आपका जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा जिस वक्त आप बुआई कर रहे हैं उस वक्त डालना चाहिए डीएपी के माध्यम से, और जो शेष आधी बचती है उसको भी इकट्ठा नहीं डाल के 2 भागों में बांटें, और एक तो इसमें जब कल्ले अच्छे तरीके से बन रहे हों उस वक्त डाल दें 25%, और बची हुई 25% जो है उसको आप फूल आने से पहले एक बार अगर देते हैं तो आपकी फसल की वृद्धि बहुत अच्छी होगी और उत्पादन बहुत अच्छा होगा। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हमारे किसान भाई जब पानी लगाते हैं तो पानी लगाने के पश्चात इसका भुरकाव करें, और मुख्य रूप से यूनिट जो हमारा यूरिया है उसके माध्यम से ऊपर से भुरकाव कर सकते हैं। ऐसा करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पौधों को लाभ होगा। मतलब आपका कहना है कि नाइट्रोजन को विभाजित कर लें, बजाय एक साथ डालने के वो 2 भागों में डालें, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग अवस्थाओं में। और जो छिड़काव है आपका यूरिया का वो सिंचाई के बाद करें। किसान भाइयों, बहुत ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि हमारे कई किसान भाई जो उर्वरक है, हमारा खाद है, उसका उपयोग जो है पानी देने के या सिंचाई के पहले कर देते हैं। सूखे खेत में वो डाल देते हैं और बाद में फिर जो है पानी या सिंचाई देते हैं। तो अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अधिक उत्पादकता और अधिक प्रभावशीलता के लिए हमें क्या करना है कि पहले पानी देना है, सिंचाई लगाना है, उसके बाद फिर हमें जो भी हम उर्वरक डाल रहे हैं उसका छिड़काव करना है। तो ये तो बात हुई सर गेहूं की। डॉक्टर साहब, चने का जो मुख्य किस्मों की पहले बात कर लेते हैं जी। चने में जो प्रमुख किस्म है वो है JG 12, JG 36 और JG 63। ये प्रमुख किस्में हैं चने की जी, जिनका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है और इनका बहुत ही अच्छी तरीके से इनका किसान भाइयों को लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक और दलहनी फसल है उसका भी मैं बताना चाहूँगा। उसकी किस्म जैसे मसूर है जी। मसूर में JL1 और JL3 2 किस्में ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छी तरीके से इनकी उत्पादन क्षमता होती है। तो इन किस्मों का अगर जहाँ पर भी मसूर लगाते हैं किसान भाई उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की जब बात आती है तो उसमें भी बात आती है कि सीड ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, पहली चीज़। और चने में देखा गया है कि रोग ज़्यादा प्रभाव मतलब उस पर अटैक होता है, तो उनको नियंत्रित कैसे कर पाएंगे डॉक्टर साहब? चने में जो प्रमुख रूप से वैसे तो बीजोपचार करके बहुत हद तक 50% के करीब जो है लाभ इसमें कंट्रोल नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाई को लाभ होगा अगर उसने बीजोपचार किया है और उसने कल्चर का टीका लगाया है, सीड ट्रीटमेंट अगर अच्छी तरीके से किया है तो 50% तो उसके रोग व्याधि समाप्त हो जाती हैं। बाकी खेत के अंदर जो है इसमें प्रमुख जो समस्या आती है वो आती है इसमें जड़ सड़न की मुख्य रूप से और उकठा। ये 2 समस्याएं हमारी दलहनी फसलों के अंदर आती हैं जिसमें चूंकि चना प्रमुख है जिसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसका ये चूंकि भूमि जनित है, मिट्टी से चलती है, तो एक बार में ये ठीक नहीं हो पाती है। इसके लिए समन्वित प्रयास करना पड़ता है। जैसे
जहाँ पर किसान भाई जो किस्म लगाते हैं वो किस्में बदलें, गर्मी में गहरी जुताई करें और उस स्थान में चना न लगाएं 1-2 साल, फसल चक्र फसल परिवर्तित करें तो उसके विषाणु जीवाणु जो उनके जड़ों में पलते हैं वो रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है। फिर इसके बाद जो कुछ रासायनिक दवाएं हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। हम आजकल जो है रासायनिक दवाओं का उपयोग की सलाह ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत वो नहीं है, लेकिन फसल को बचाने के लिए वो जहाँ आवश्यक हो उसकी भी इस्तेमाल की सलाह दी जा सकती है। एक फसल और है जो हमारे प्रदेश में अब होने लगी है, कुछ बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के अंदर ये होता, जिसको अलसी कहते हैं या फ्लैक्स। ये भी, इसका भी प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा है और पहले प्राचीन समय में होती थी लेकिन बीच में ये बंद हो गई। लेकिन इसका अब बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं और उन किस्मों से जैसे जवाहर अलसी 66, JLS 66, JLS 67 और JLS 73 ये किस्में हैं। इनके दाने बड़े होते हैं, चमकीले होते हैं अलसी के और ये भी फसल बहुत ही अच्छी है और किसान भाई को इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। इसकी उत्पादन क्षमता भी अब काफ़ी है, पहले कम होती थी। तो इनकी उन्नत कृषि कार्यमाला अपनाए अगर, तो अलसी में भी काफ़ी हद तक किसान भाई जा रहे हैं अब। और एक प्रमुख अच्छी बात ये होती है कि इसमें बहुत कीड़े बीमारी नहीं लगते, बहुत ज़्यादा इरिगेशन या उसमें हमें कम पानी की जहाँ सुविधा है वहाँ भी हो जाती है, वहाँ पर इस फसल को लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग फसलों के बीज, उनका उपचार कैसे करना है, खरपतवारों को कैसे नाश करना है, कौन कौन से रसायन का हम प्रयोग करेंगे। तो आज हमारे बीच डॉक्टर साहब आए और अनेक समस्याओं का हमारी जो निदान प्रदान किया। हमें उम्मीद है हमारे किसान भाई इन सभी उपायों का प्रयोग करेंगे और अपने जो लाभ है खेती में, जो आप कृषि की जो बात कर रहे हैं, मतलब उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, तो उसको अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। सिवनी जिले के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से किया करार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे हुए 5 साल। आधुनिक कृषि यंत्रों पर भी अनुदान देगी सरकार और पुदीने की खेती में भी है भरपूर लाभ। और अब खबरें विस्तार से। सिवनी जिले के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से किया करार। देश के कुछ अंचलों में किसान जहां कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के किसानों ने इसके महत्व को जाना व समझा ही नहीं, बल्कि इसका लाभ भी लेना शुरू कर दिया है। यहां हम बताना चाहते हैं कि सिवनी के आलू उत्पादक किसानों की बात। सिवनी के 10 आलू उत्पादक किसानों ने आलू चिप्स बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको से करार किया है, जिसके तहत अब वे अपनी फसल कंपनी को ही बेचेंगे। कंपनी से अनुबंध के अंतर्गत इन 10 किसानों ने इस साल 45 एकड़ रकबे में आलू की फसल लगाई है। फरवरी तक फसल तैयार हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी उसे खरीदेंगे और 1 सप्ताह के अंदर किसानों के खातों में सीधा पैसा आ जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर NK सिंह का कहना है कि जिले में पहली बार किसानों ने अनुबंध के तहत आलू की खेती की है। देसी प्रजाति का यह आलू काफी बड़े आकार का होगा, जो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। इससे किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे हुए 5 साल। दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना को 5 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस कृषि योजना के तहत किसानों को 90,000 करोड़ का क्लेम दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज से किसानों के हालात बदलने वाले हैं। श्री तोमर ने कहा कि समय समय पर यह साबित भी हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र कितना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा नई नई योजनाएं और नीति बनाकर किसानों की हर संभव मदद की जा रही है। बावजूद इसके किसानों को प्रकृति पर भी निर्भर रहना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना को 13 जनवरी 2016 को मंजूरी दी गई।
इन 5 सालों में बड़ी संख्या में किसानों को इसका लाभ मिला है। आधुनिक कृषि यंत्रों पर भी अनुदान देगी सरकार। खेती किसानी को आसान बनाने के लिए और किसानों को सुविधा देने के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा नए नए कृषि यंत्र बनाए जा रहे हैं। पौधों की रुपाई, गुड़ाई, निराई सहित ढेरों ऐसे कृषि कार्य हैं जिसके लिए परंपरागत यंत्रों का उपयोग किया जाता रहा है, जिसमें किसानों का समय और श्रम भी अधिक लगता है। लेकिन अब कृषि विशेषज्ञों ऐसे आधुनिक यंत्र बना लिए हैं जिससे कम समय में आसानी से कृषि कार्य संभव हो सकते हैं। ऐसे ही कृषि यंत्रों की खरीदी पर अब मध्य प्रदेश सरकार अनुदान देगी। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कही। श्री कुशवाहा ने पिछले दिनों भोपाल स्थित कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का दौरा किया तथा संस्थान द्वारा तैयार कराए गए कृषि यंत्रों का अवलोकन किया। श्री कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के लिए बनाई गई नई नई मशीनों पर भी अब सरकार अनुदान प्रदान करेगी। पुदीने की खेती में भी है भरपूर लाभ। पुदीना भारतीय रसोई का एक जाना पहचाना नाम है। आमतौर पर पुदीने का उपयोग चटपटी चटनी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी उपयोगिता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इससे ढेरों बीमारियों का इलाज किया जाता है। पुदीने में पाए जाने वाले मेंथा ऑयल का उपयोग दवा कंपनियां खूब करती हैं। औषधीय गुण की वजह से पुदीने की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों में पुदीने की खेती की जाती है। भारत के भी विभिन्न राज्यों में पुदीने का खूब उत्पादन होता है। घरों के किचन गार्डन में यहाँ तक कि गमलों में भी पुदीने को आसानी से उगाया जा सकता है। पुदीने की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। पुदीने के लिए ऐसी मिट्टी का चुनाव किया जाना चाहिए जिसका pH मान 6 से 7 के बीच हो। पुदीने के लिए जल निकासी वाली जमीन होनी चाहिए। पुदीने में न तो कीड़े लगने का कोई खतरा होता है और न ही बारिश का। सबसे खास बात यह है कि पुदीने की फसल 70 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। चूंकि पुदीने में कीटों का डर नहीं होता है, इसलिए रसायन का प्रयोग भी इसकी खेती में नहीं किया जाता है। पुदीने की खेती करने से प्रति हेक्टेयर करीब 300 क्विंटल शाखा और लगभग 250 लीटर तेल मिलता है, जिसे बाजार में बेचकर खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो आइए हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी। अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिससे हमारे किसान भाई रात दिन प्रतिदिन फेस करते हैं, उनसे सामना होता है। किंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन चीज़ों को देखकर, इन सब तकनीकी और युक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसान इन समस्याओं से निजात पाएंगे। तो आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार।